अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा, सबके लिए खैर व आफियत के साथ होगा। प्रोग्राम में बहुत सी खबरें जो उमूमन आपके सामने नहीं लाई जाती आपके साथ शेयर करते हैं, और बिलखुसूस वो खबरें जो उमूमन छापी भी नहीं जाती, रोज़नामा 92 न्यूज़ में छप रही होती हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। आज के प्रोग्राम में भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़रीद आलम। फ़रीद, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से फ़ज़ल तवाब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फ़ज़ल, आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जावेद, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब। आप तीनों का भी शुक्रिया। आप तीनों से भी गुफ्तगू करेंगे। फ़रीद साहब, पहले आपकी जानिब आऊँगा। आपकी खबर है कि वाटर बोर्ड में पूलर माफिया की एंट्री। पूलर माफिया, बहुत से माफियाज का हमने नाम सुना है, चाइना कटिंग से मुतालिक माफियाज का नाम सुनते रहे, तरह तरह के माफियाज थे, लेकिन ये पूलर माफिया क्या है? जी फैसल, बहुत सारे माफियाज हैं, उन्हीं में एक माफिया पूलर माफिया है जो कि तरक्याती कामों के जो ठेके हैं उस पर असरअंदाज होती है। पूलर माफिया का मकसद ये होता है, पूल का मकसद ये होता है कि कोई भी तरक्याती काम का ठेका होता है जो बहुत सारे ठेकेदार मिलकर पर्ची डाल के एक ठेकेदार के हक में विड्रॉ हो जाते हैं। उसके हक, उसके एवज में वो उस ठेकेदार से जिसको वो ठेका दिलवाते हैं उससे 10%, 15%, 5% या 20% में सौदा तय करते हैं। वो पैसा वो ठेकेदार उन तमाम ठेकेदारों को देने का पाबंद होता है जो उसके हक में विड्रॉ हुए। या कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ठेकेदार मिलकर अगर एक दो काम है तो वो पर्चियाँ डालते हैं, जैसे सट्टा होता है, सट्टे में जिसका नंबर निकल गया इनाम उसका है, तो पर्ची डलती है कि जिसके नाम की पर्ची निकल गई वो तरक्याती काम वो ले लेता है और उसके एवज वो तमाम बाकी जो 20, 15, 25, 30 ठेकेदार होते हैं उनको वो पैसे अदा करता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि वो ठेकेदार वो पैसे अपनी जेब से नहीं अदा करता, बल्कि वो उसी तरक्याती काम की लागत में से निकाल के वो पैसे देता है उसको। यही जो है काम अभी वाटर बोर्ड में हुआ है। इससे पहले कभी वाटर बोर्ड में ये काम नहीं हुआ। वाटर बोर्ड का 9,000 रोड और 7,000 रोड के पाइपलाइन का काम था 3.5 करोड़ रुपए का। इसका जो है गुज़िश्ता दिनों टेंडर तलब किया गया, जिसमें भी पूलर माफिया जो कभी वाटर बोर्ड में इंटर नहीं हुई थी इससे कबल, लेकिन इस वक्त जो एमडी वाटर बोर्ड और डीएमडी वाटर बोर्ड दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं, उनकी तवज्जो नहीं है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा है। तो नीचे का जो स्टाफ है, जो अमला है, जो इंजीनियर्स का अमला है, उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाकर पूलर माफिया का एक मखसूस ग्रुप है कराची के अंदर, जो लोकल गवर्नमेंट बल्दिया उस्मा कराची, केडीए और क्या बोलते हैं वर्क्स एंड सर्विसेज के अंदर बड़ा एक्टिव है और मुसलसल यही लोग जो है काम को हासिल कर रहे हैं। तो इन्होंने ये टेंडर हुआ था, टेंडर तलब किया गया था, टेंडर खुलना था। टेंडर खुलने से कबल ही 30 ठेकेदारों के एक ग्रुप ने इस पूलर माफिया के दबाव में आके इस टेंडर को टेंडर में हिस्सा लेने के बजाय पूल कर लिया, यानी कि एक जगह पर बैठ के उन्होंने एक ठेकेदार के हक में विड्रॉ हो गए और इसके एवज उन्होंने पूल मनी जो है 15% डिसाइड की, तय की। वो 15% जो है वो ठेकेदार अब उन ठेकेदारों को देने का पाबंद है जिन्होंने उसके हक में विड्रॉ हुए, यानी कि जो दस्तबरदार हुए टेंडर से। इससे क्या होता है कि तो टेंडर की शफाफियत खत्म हो जाती है, दूसरे ये कि तरक्याती मेयार बड़ा दाव पे लग जाता है। अब ये 3.5 करोड़ का काम है जिसमें 15% पूल किया गया। 15% का मतलब हो गया 45-50 लाख रुपए वो उस तरक्याती काम में से वो निकालेगा और उन ठेकेदारों को देगा। फिर इसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं, जो उनका एक कमीशन का सिलसिला है, वो कमीशन की अदायगी करेगा, इनकम टैक्स देगा, SRP का टैक्स देगा। तो उसके बाद वो जो 3.5 करोड़ का काम है बामुश्किल करोड़, सवा करोड़ में रह जाएगा। उस सवा करोड़ में से भी वो अपना 20-25% ठेकेदार अपना मुनाफा लेगा। तो ये 3.5 करोड़ का काम जो है जब ज़मीन पर होगा तो तकरीबन 70 और 60 लाख के दरमियान में वो काम किया जाएगा। वाटर बोर्ड जो है बहुत ही अहम शोबा है कराची का। कराची को पानी की सप्लाई और सीवरेज का निज़ाम तमाम वाटर बोर्ड देखता है। इसकी लाइनों की मरम्मत वो जो है बड़ी ख़ास टेक्निक से की जाती है और ख़ास मेयार को और मद्देनज़र रख कर ये काम किया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लाइन आज बिछाई गई और कल फट जाएगी। क्योंकि धाबे जी में भी आप अक्सर सुनते होंगे कि पानी का जो एकदम पाइपलाइन फट जाती है, बिजली का जब ब्रेकडाउन होता है तो जब बैक कंप्रेसर प्रेशर आता है तो लाइन फट जाती है। अब वाटर बोर्ड के में भी ये टेंडर में जब पूल होगा तो आप सोचें कि इस शेयर का क्या होगा कि 3.5 करोड़ रुपए मिट्टी में मिल जाएंगे। वाटर बोर्ड के जो 3.5 करोड़ रुपए हैं जो ज़मीन में लगना चाहिए थे, ये बहुत अहम रोड है जिसपे ये पाइपलाइन डाली जा रही है। ये पाइपलाइन एक सवालिया निशान बन गई है। एमडी वाटर बोर्ड जो है बहुत मसरूफ़ है। हमने डीएमडी वाटर बोर्ड से जब तमाम सूरत हाल उनको बताई कि डीएमडी साहब ये सारे मामलात हुए हैं, कल आपका टेंडर था और उसमें पूल कर दिया गया। अब ये पूल होने के बाद इसका तरक्याती मेयार कहाँ खड़ा है, आप क्या गारंटी देंगे ये 3.5 करोड़ रुपए वहाँ ज़मीन में लगेंगे? तो उन्होंने बोला मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं मसरूफ़ था वाटर कमीशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में मेरी हेयरिंग थी, मेरे पीछे ये काम हुआ है, मैं इसकी मालूमात करके इस पर जो भी इसमें मुलविस हुआ इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बताइए, सरकारी इदारों से तरक्याती कामों का मामला हो या मेंटेनेंस का मामला हो, इस तरीके के साथ यानी पूल के मैकेनिज्म से ठेके हासिल करना एक बड़ी पुराना एक इनकी स्ट्रेटजी है, ये कारीगरी है।
क्या इस स्ट्रेटजी को, ठेकेदारों की स्ट्रेटजी को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? और उसके अलावा सरकारी अफसरान भी इस मामले के अंदर प्रॉपर उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर शामिल होती है। तो क्या ये जो स्पेशली वाटर सीवरेज बोर्ड का मामला है कि एमडी साहब इस टेंडर को कैंसिल कराने में कामयाब हो पाएंगे और मुस्तकिल तौर के ऊपर इस प्रैक्टिस को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एमडी वाटर बोर्ड तो चाहे तो उनके पास ये इख्तियार हासिल है कि उस टेंडर को मनसूख करके उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दे जिन्होंने ये काम किया, और जिन अफसरान ने इसमें इनकी सरपरस्ती की उनको मुअत्तल कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिंध के अंदर तवील अरसे से ये कारोबार जारी है। देखिए, पूल के अंदर जब पूल किया जाता है ना, तो इस पूल के अंदर भी जो इंजीनियर है उनका एक हिस्सा या 2 हिस्सा पूल का उन इंजीनियर्स का भी रखा जाता है ताकि वो खामोश रहें। फ़हीमुज़्ज़मान साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर तो उस वक्त भी एक बार पूल किया जा रहा था, जिसकी इत्तला उनको दी गई, तो उन्होंने मौके पर पहुँच कर जिस जगह पे पूल हो रहा था वहाँ पर पहुँचकर उस टेंडर को मनसूख किया और उसमें मुलव्विस जितने भी ठेकेदारान थे उनकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया था और उसके बाद अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया था। लेकिन गुज़िश्ता 12-15 साल के दौरान सिंध में ये कल्चर बन चुका है। अफसरान जो है अब बराह रास्त ठेके बेचने के बजाय मामला तय करते हैं ठेकेदारों की कुछ यूनियंस हैं उनके साथ मिलकर के भाई ये ठेके हैं, अब आपको किस तरह एडजस्ट करना है ताकि हम पे भी कोई बात नहीं आए और आपको भी ये काम मिल जाए, तो आप इसको लिहाजा पूल कर लो। तो पूल किया जाता है अफसरान की सरपरस्ती में, अफसरान की मिलीभगत से इसको के बगैर ये पूल हो ही नहीं सकता। अच्छा, आपने बात की कि इनके खिलाफ कार्रवाई, इनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई हो सकती है। ये इख्तियार होता है जो डिपार्टमेंट का HOD होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, उसका ये इख्तियार है कि वो ऐसे तमाम ठेकों को मनसूख करे और इसमें मुलव्विस जितने भी लोग हैं उनकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करे, क्योंकि ये जो है सीधे रेवेन्यू को खजाना को नुकसान पहुंचाना है। आप 15% पूल करते हैं, 15% का ठीक। फरीद आपने बताया कि वाटर बोर्ड में भी अब पूल माफिया की एंट्री हो चुकी है और इससे पहले बहुत से जो सरकारी ठेके दिए जाते हैं ये पुराना तरीका है, लेकिन इसकी टर्म हमने पहली बार सुनी है और इस पूल माफिया की वजह से बहुत से लोगों को और सबसे ज़्यादा नुकसान सरकारी खजाने को हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम को हो रहा है। एक और अहम मामला, इससे पहले भी कई बार हमने अपने प्रोग्राम में इसको टेकअप किया, बिलाखिर इस मामले पे तहकीकात अब शुरू हो गई हैं। टोबैको सेक्टर को 60 अरब छूट और इजाफी मुनाफे की मेगा स्कैंडल की इंक्वायरी अब शुरू कर दी गई है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश हुई है और भट्टी साहब आप ही की खबर है, आप ही से जानना चाहूँगा, थर्ड स्लैब जो मुतारिफ़ करवाया गया उससे पहले टोबैको कंपनीज़ को FBR की जानिब से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी वो पहुँचाई गई। ये इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग कौन थे और ये कौन सी लॉबी थी जिसकी बात को मान के ये तीसरा स्लैब मुतारिफ करवाया गया और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा? फैसल, देखिए, माली साल 2016-17 में FBR की जानिब से कौमी खजाने और आवाम की सेहत पर कंप्रोमाइज़ करते हुए फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के लिए थर्ड टियर मुतारिफ करवाया गया। इस इकदाम के नतीजे में दुनिया के दीगर ममालिक में जब हर साल के लिए सिगरेट की कीमतों में इजाफा किया जाता है और वो टैक्सेशन की जो परसेंटेज है उसको बढ़ाकर किया जाता है, FBR ने अचानक एक पॉलिसी से अपनी इनहराफ करते हुए उन्होंने इस टैक्स को, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया। सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने। उन्होंने चेयरमैन FBR को उस वक्त खत भी लिखा था कि आपके इस इक़दाम से कौमी खजाने को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा और आवाम की सेहत को भी नुकसान पहुंचेगा, चूंकि इसके नतीजे में सिगरेट की पैदावार में इजाफा होगा, मल्टीनेशनल सिगरेट की कंपनियां वो इजाफी पैसा कमाएंगी और उसके साथ साथ आवाम को मजीद सिगरेट नोशी की जानिब वो रागिब होंगे। लेकिन FBR ने इसकी जानिब तवज्जो न दी। उसके बाद ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंचा, उसके बाद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से इसका खुसूसी ऑडिट किया गया, उसके अंदर भी इस सारे मामले को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद सेनेट की खुसूसी कमेटी भी इस मामले की तहकीकात करी है। इसके अंदर बहुत बासर लोग इन्वॉल्व थे। अल्टीमेटली ये मामला पहुंचा तक नैब तक। नैब ने अब बिलाखिर नैब रावलपिंडी ने जो शिकायत मसूल हुई थी उसकी उन्होंने कंप्लेंट वेरिफिकेशन की है। कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद टोबैको सेक्टर को फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मद में छूट देने से जो 60 अरब रुपए का उन्हें फ़ायदा पहुंचाया गया, ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा। और इसके साथ साथ जब FED की थर्ड टियर मुतारिफ करवाई जा रही थी तो ना सिर्फ कंपनियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचाने का फैसला भी हो रहा था, बल्कि
उन्हें मुकर्रर वक्त से कबल ये बता दिया गया कि हम 3rd टियर मुतारिफ करवाने जा रहे हैं, जिसके नतीजे में सिगरेट का आपकी मुख्तलिफ ब्रांड की जो सिगरेट हैं उनकी पैक की कीमत 16 रुपये कम हो जाएगी। इससे भी उन्होंने बेजा मुनाफा कमाया। नैब रावलपिंडी ने इसकी इनिशियल इंक्वायरी की और उसके बाद 60 रुपये के इस मेगा स्कैंडल को नैब हेडक्वार्टर को अरसाल कर दिया गया। नैब हेडक्वार्टर को सिफारिश की गई है कि नैब का अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन विंग इस मामले की मजीद तहकीकात करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है, जिसके नतीजे में न सिर्फ कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है बल्कि अवाम की सेहतों के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। जब यह मामला सेनेट की खसूसी कमेटी के सामने पहुंचा तो वहां पर यह इंकशाफात हुए कि FPR के जिन अफसरान ने मल्टीनेशनल टबैको कंपनियों को फैसिलिटेट किया, उनके बच्चे वहां पर मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं। FPR के अफसरान के जेर इस्तेमाल टोबैको कंपनीज की गाड़ियां उनके जेर इस्तेमाल है, उनको और बहुत सी मराहत मिल रही हैं। तो जिसके नतीजे में सेनेट की खसूसी कमेटी ने, जो कि सेनेटर कलसूम परवीन की सरबराही में कायम हुई, उन्होंने इस मामले की तहकीकात आगे बढ़ाते हुए चेयरमैन FPR से भी तमाम तर तफसीलात तलब की और कहा कि किस तरीके के साथ FPR के अफसरान इन कंपनियों से मराहत भी हासिल कर रहे हैं और उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। चेयरमैन FPR ने इस कमेटी को यकीन दहानी करवाई कि वो इस मामले की तहकीकात करेंगे, किन अफसरान ने अपना जिनके बच्चे वहां पर मुलाजमत इख्तियार किए हुए हैं, उसके साथ साथ जो गाड़ियां उनसे लेके भेजा मराहत हासिल करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब नैब की मुमकिन तौर के ऊपर कार्रवाई का आगाज हुआ, तहकीकात अब आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि नैब की अवेयरनेस और प्रिवेंशन विंग से कहा गया कि वो FPR के अफसरान के साथ इस मामले को टेकअप करें, इसकी तहकीकात करें। तो चेयरमैन FPR की जानिब से इस सारे मामले के अंदर माजी में जिन अफसरान ने कलीदी किरदार अदा किया था, उनको चंद रोज कबल उनके अहम तरीन ओहदों पर फाइज थे, वो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। ताहम उसके बावजूद नैब हुकाम का कहना है कि भले अफसरान की तब्दीलियां कर दी गई हैं, लेकिन इस करप्शन के मेगा स्कैंडल को अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इससे कौमी खजाने को नाकाबिले इतलाफी नुकसान पहुंचा है। टोबैको सेक्टर से वो सालाना जो हम 60 से 70 अरब रुपए जब फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जमा कर रहे थे, आज ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी 120 से 30 रुपए जमा होनी थी, लेकिन उसके अंदर मजीद कमी हो गई। एक जानिब इस मामले की तहकीकात की जा रही है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से भी स्पेशल ऑडिट किया गया था। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को भेजा फैसिलिटेट करने के लिए, इनके मुनाफे में इजाफे करने के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी मुतारिफ करवाई गई, 3rd टियर मुतारिफ करवाया गया, इसको खत्म होना चाहिए। साबिक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन नवीद कामरान ने खत लिखे चेयरमैन FPR को, उन्होंने पूरी वर्किंग दी कि सिगरेट की पैदावार में इजाफा हो गया। पाकिस्तान ने आलमी कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। सिगरेट की पैदावार खपत को, इस सिगरेट नोशी को रोकने के लिए लाजिम है कि हम टैक्स की शरह में इजाफा करें। आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 44 रुपए फी पैक इजाफा करें, जिससे कौमी खजाने को बहुत बड़ा फायदा होगा और सिगरेट नोशी पर भी कभी पाई जा सकेगी। लेकिन FPR ने उनकी तमाम तजावीज़ को, उनके खत को उठा के रद्दी के टोकरी में डाल दिया। उसके बाद अगेन अब रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने दोबारा चेयरमैन FPR को लिखा, दोबारा कहा कि आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी के 3rd टियर के ऊपर आप रिव्यू करें। और अब रिसेंटली जब ये सारे मामला तो हो गया और FPR की जानिब से कोई टस से मस ना हुआ, तो अब अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन एक और इकदाम उठाने का फैसला किया, जिसमें वफाकी वजीर आमिर कियानी ने यह फैसला किया है कि हमने सिगरेट नोशी को रोकना है। हमने WHO के कन्वेंशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं, सालाना बुनियादों के ऊपर हमने वहां पर रिपोर्ट जमा करवानी है कि हमने सिगरेट नोशी पर कमी की है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अवाम की सेहत का ख्याल रखते हुए सिगरेट की फी पैक के ऊपर अगर FPR अपने माजी के गलत इकदाम को वापस करने पर तैयार नहीं है, तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन अपना रोल प्ले करेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने एक बिल लाने का फैसला किया, जिसके तहत सिगरेट के फी पैक के ऊपर एक गुनाह टैक्स के नाम से 5 से 15 रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है, जो कि बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। आमिर कियानी साहब के मुताबिक इस इकदाम का मकसद ये है कि कौमी खजाने को इससे अरबों रुपए का टैक्स जमा होगा और ये टैक्स अवाम की सेहत के ऊपर खर्च किया जाएगा, ये टैक्स मुख्तलिफ हेल्थ के मनसूबों पर खर्च किया जाएगा। अब अल्टीमेटली वो काम जो FPR ने करना था, जो माजी का उनकी गलत स्ट्रेटजी थी, जिसके मनफी असरात मुरतब हुए कौमी खजाने पर, अवाम की सेहत के ऊपर, उसका अजाला FPR ने नहीं किया। तहम मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन ने आगे बढ़कर इस मामले को हल करने के लिए एक इकदाम उठाया है। एक जानिब मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ रेगुलेशन अपना इकदाम कर रही है, तहम नैब को भी इस मामले को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना होगा अपने शेड्यूल टाइम फ्रेम के मुताबिक, ताकि ये स्कैंडल तखीर से दोचार ना हो और 60 रुपए जिन कंपनियों की जेबों में गए, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान जिसकी निशानदही कर चुके हैं, नैब को उससे वाज़ेह तौर के ऊपर उससे रहनुमाई मिल सकती है। उन कंपनियों से ये रकम कलेक्शन होकर कौमी खजाने में जमा होनी चाहिए और जिन अफसरान ने ड्यू बेनिफिट्स लिए, जो पॉलिसी के अंदर जिनका कलीदी किरदार था, जिनके बच्चे अहम ओहदों पर तैनात थे, जिनके वो एलिजिबल नहीं थे, जिन्होंने गाड़ियां उन कंपनियों के इस्तेमाल की,
नैब को उनके खिलाफ भी हतमी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए, भले वो FBR से अलग जा ट्रांसफर करा के कहीं और भी जा चुके हो। भट्टी साहब, बहुत डिटेल में आपने इससे मुतालिक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि कौमी खजाने को अगेन यहाँ भी नुकसान पहुँचा, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज़ीशान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आप सूबों के दरमियान आबी तनाज़ा तूल पकड़ता जा रहा है। अब खबर ये भी है कि पाकिस्तान के हिस्से, पंजाब के हिस्से का 4.25 मिलियन पानी जो है उसकी कटौती हो सकती है। अटॉर्नी जनरल की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ, एक तो उस कार्रवाई से मुतालिक बता दें, फिर ये जो पंजाब के आबी मामलात हैं, जिस तरह सिंध ने बिलखुसूस अपने मामलात को टेबल किया और वज़ीर आला जो पंजाब हैं उन्होंने सेनेटर जो पंजाब से उनसे कहा भी था कि इस पर गौर करें, लेकिन आप नहीं समझते कि पंजाब अपना मौक़िफ़ बयान करने में उस संजीदगी का इजहार नहीं कर सका? वाजिद साहब, ये ऐसे है कि जो पंजाब और सिंध के दरमियान जो आबी तनाज़ात हैं वो गुज़श्ता एक अरसे से जारी थे, और इस हवाले से जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि सूबों के माबैन ये जो आबी तनाज़ात हैं इनके कानूनी पेचीदगियों को देखते हुए जो इसका तस्फिया तलब हल है उसके हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो मुश्तरका मफादात कौंसल को इरसाल करें, जिसके बाद इस मसले को एक अच्छे तरीके से हल किया जा सके। इस इजलास का जो दूसरा दौर था वो गुज़श्ता रोज़ हुआ था, जिसमें जो सिंध की नुमाइंदगी है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जबकि पंजाब की नुमाइंदगी जो थी वो जो सूबाई वज़ीर हैं आपाशी मोहसिन लगारी उन्होंने की, जबकि बलोचिस्तान और KPK की जानिब से जो सेक्रेटरी इरीगेशन थे वो इजलास में मौजूद थे। अलावा जी इस इजलास में जो इरसा के मेंबरान हैं अथॉरिटी के चारों सूबों के, वो और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं सैयद महर अली शाह, वो भी इजलास में मौजूद थे। इस हवाले से जो एक अहम बात थी जिसके ऊपर गाय बगाहे थोड़ा सा इतराज़ ये उठाया जाता रहा कि सिंध की जानिब से जब वज़ीर आला की तरफ से नुमाइंदगी की गई सिंध की, तो वो इजलास पे एक असरअंदाज होने की शायद एक कोशिश थी, जिसकी वजह से जो सिंध की आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद आवाज़ से वहाँ पर सुनाई दी जाती रही, जबकि पंजाब की नुमाइंदगी जो है वो सूबाई वज़ीर कर रहे थे। और लाजमी बात है कि सूबाई वज़ीर और एक वज़ीर आला का जो है वो उनके मनसब के मुताबिक उसमें एक फ़र्क है, जिसकी वजह से पंजाब शायद अपना मौक़िफ़ एक तो उस तरह पेश नहीं कर सका। जहाँ तक दूसरी बात कि आपने ये बताया कि पंजाब के पानी के हिस्से में 4.25 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसकी कटौती का इम्कान है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस हवाले से हमारी कुछ इरसा के हुकाम और कुछ आबी माहिरीन से भी जब बात हुई तो सिंध का मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो पानी की तकसीम है सूबों के माबैन, वो जो इरसा एकॉर्ड है 1991 का, उसका पैरा 2 के मुताबिक की जाए, जिसमें पानी की तकसीम का जो मजमूई हुजम है वो 114 मिलियन एकड़ फीट जो है वो तय पाया गया है। लेकिन उसके साथ साथ इस हुजम को तकसीम को यकीनी बनाने के लिए ये ज़रूरी था कि इस दौरान 1991 से लेकर अब तक जो आबी ज़खायर हैं, यानी कि जो पानी ज़ख़ीरा करने के ज़राए हैं यानी डैम, उनकी तामीर जो है वो ज़रूर की जाए, ताकि जितना पानी ज़्यादा ज़ख़ीरा होगा उसके मुताबिक सूबों को जो है वो पानी तकसीम किया जा सकेगा। लेकिन पंजाब का और उड़ीसा का मौक़िफ़ यह है, चूँकि इस गुज़श्ता तकरीबन 27 से 28 साल की अरसे के दौरान कोई नया डैम तामीर नहीं किया जा सका, और जो पानी का मजमूई हुजम था उसमें भी एक नुमाया कमी वाक़या हुई है, क्योंकि इस वक्त जो पानी की मुल्क में अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 97 से 98 मिलियन एकड़ फीट के करीब है, जबकि पैरा 2 जो है उसकी रिक्वायरमेंट 114 मिलियन एकड़ फीट है। तो अब अगर सिंध के मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए, जो कि मुमकिना तौर पर कल का जो इजलास था उसके बाद जो बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, उसके मुताबिक सिंध का मौक़िफ़ जो उसको शायद तस्लीम कर लिया जाएगा, और वो अगर तस्लीम किया जाता है तो पानी जो पंजाब का हिस्सा है, पंजाब को इस वक्त 54 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो सालाना बुनियादों पर फराहम किया जा रहा है, जिसमें से 4.25 मिलियन एकड़ फीट अगर कटौती की जाए तो पंजाब का जो हिस्सा है वो आइंदा से 49.75 मिलियन एकड़ फीट रह जाएगा। और ये जो 4.25 मिलियन एकड़ फीट है ये इजाफी पानी सिंध को दे दिया जाएगा, जो कि सिंध अभी सालाना बुनियादों पर 42 मिलियन एकड़ फीट पानी हासिल कर रहा है, जो कि ये हिस्सा मिलने के बाद उसका जो शेयर है वो 46.25 मिलियन एकड़ फीट हो जाएगा। इसमें एक और अहम बात ये थी कि इस मामले पर जबकि कल इसका इजलास जो था वो बेनतीजा ख़त्म तो हो गया और चारों सूबे किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके, इस मौका पर जो चारों हमारे आइनी सूबे हैं वो चारों सूबे जो हैं वो बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम दिखाई दी है, जिसमें बलूचिस्तान जो है उसने सिंध के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया, जबकि KPK ने पंजाब के मौक़िफ़ को सपोर्ट किया। अभी मुमकिना तौर पर ज़ाहिर यही किया जा रहा है, और ये बात समझ में आती है इरसा हुकाम के जो अभी माहिरीन हैं उनके साथ बात करने के बाद कि पंजाब जो है उसको शायद 4.25 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है उसकी कटौती का सामना रहेगा, और वो जो इजाफी पानी है वो सिंध को फराहम कर दिया जाएगा। अच्छा निशान, जो सिंध मुतालबा करता है कि उसे पैरा 2 के मुताबिक इजाफी पानी फराहम किया जाए, मुतालबा कर सकता है, उनका राइट है, लेकिन
जब भी कोई नए डैम बनाने के हवाले से बात होती है तो सिंध की उस हवाले से कोई सपोर्ट सामने दिखाई नहीं देती, मुखालफत जरूर सामने आती है। अगर पैरा 2 के मुताबिक इजाफी पानी लेना चाहते हैं तो सिंध फिर नए आबी ज़खायर के लिए उन्हें सपोर्ट भी करना होगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 4.25 मिलियन एकड़ फीट पानी पंजाब के कटौती का मामला है, अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में भी इस बात के ऊपर डेडलॉक बरकरार रहता है, इत्तफाक राय नहीं हो पाता, तो क्या कोई सूरत बन सकती है कि सिंध को ये इजाफी पानी मिल सके? इसकी भट्टी साहब ऐसे है कि एक तो बुनियादी तौर पर जब शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी, तो उसमें ये तय पाया था कि इस कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए मुश्तरका मफादात कौंसिल में चारों सूबों के जो नुमाइंदे वज़ीर आला हैं उनके कंसेंसस के बाद इसके ऊपर फैसला किया जाएगा कि पानी की तकसीम के लिए नया फार्मूला, ये जो पानी का हुजम है वो क्या तय पाता है। अब इस पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है अनवर मंसूर खान साहब, जिनकी सरबराही में ये इजलास कल मुनक्किद हुआ था, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इसकी रिपोर्ट की तैयारी का अमल शुरू कर दिया है और जो हतमी रिपोर्ट है वो रवां हफ्ते के दौरान जुम्मे तक जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उनको अरसाल कर दी जाएगी। जहाँ तक रही बात कि इसके अलावा अगर सिंध को वो इजाफी पानी मिल सकता है या नहीं मिल सकता, उसकी बुनियादी वजह यह है कि दोनों सूबों के दरमियान जो पानी का तनाज़ा है उसकी वजह जो बुनियादी तौर पर सामने आई वो यही है क्योंकि दोनों सूबों के अलावा जो पानी की तकसीम है उसके हवाले से, उसकी मेजरमेंट के हवाले से कोई ऐसा मौसर निज़ाम अभी तक नहीं है, चूँकि जो टेलीमेट्री सिस्टम भी नस्ब होना था जिससे पानी के हुजम का तयन किया जा सके और सूबों में जो फार्मूला तय पाया गया है उसके मुताबिक तकसीम की जा सके, वो टेलीमेट्री सिस्टम का जो निसाब है वो भी अभी तक मुमकिन उस तरह नहीं बनाया जा सका क्योंकि उसके ऊपर भी वफाक और सूबा सिंध के दरमियान मुख्तलिफ इख्तलाफात जो हैं वो जन्म ले चुके हैं, जिसके ऊपर इरसा और जो वफाक और जो सूबा सिंध है उनके दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। तो क्या CCA की जानिब से पानी की पैमाइश से मुतल्लिक़ कोई मुअस्सर मैकेनिज़्म अडॉप्ट करके उसको इम्प्लीमेंट करने का फैसला आ सकता है ताकि एटलीस्ट जो बुनियादी इख्तलाफ है सबसे पहले उसको दूर किया जा सके? इसके हवाले से जो टेलीमेट्री सिस्टम के निसाब के हवाले से है उसके ऊपर पिछले दिनों में भी एक जो कैबिनेट कमेटी का इजलास हुआ था उसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था और ये हदायत जारी की थी कि जो टेलीमेट्री सिस्टम है उसके निसाब को यकीनी बनाया जाए, जिसके बाद जो वजारत आबी वसाइल है उन्होंने हमें ये बताया कि पूरे मुल्क में जो है वो तकरीबन 26 के करीब मुख्तलिफ बराजीज़ और मुख्तलिफ आबी ज़खायर के जो पॉइंट्स हैं उनमें से 7 जो बराजीज़ या पॉइंट्स हैं पानी के आबी ज़खायर के हवाले से उनका इंतखाब किया गया है, जिनमें इब्तदाई तौर पर टेलीमेट्री सिस्टम जो है वो नस्ब किया जाएगा और उसके बाद वो मरहलावार जो 26 पॉइंट हैं उन सब पर टेलीमेट्री सिस्टम नस्ब करने के बाद इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि सूबों के दरमियान जो पानी का तयन है उसको ट्रांसपेरेंट बुनियादों पर यकीनी बनाया जा सके। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं तो मजीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कल हमने अपने प्रोग्राम में खबर की थी कि वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की ख़रीदारी पर पाबंदी आयद कर दी है और अब एक ख़बर और आ रही है, मौसम सरमा में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर जाएगा और जो दरकार LNG है जिसको मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था अब वो नहीं ख़रीदी जाएगी। भट्टी साहब आपकी तरफ आऊँगा, कल की खबर और आज ये जो कंपनीज़ हैं इनकी जानिब से ये फ़ैसला, इसका हुमा किसके सर बैठता है और गैस बहरान आवाम के लिए इस साल भी इंटेंस होगा? असल देखिए, गुज़श्ता 6 माह से हम फर्नेस ऑयल लॉबी के किरदार के हवाले से बात करें, किस तरीके के साथ उनका गहरा असर और रसूख मौजूद है पावर डिवीज़न में और मतलूबा LNG की कार्गो दरामद न करने के नतीजे में कौमी ख़जाने को और आवाम को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। सरकारी दस्तावेज़ की रोशनी में हमने बात की और अब सबसे बड़ा धचका लगा है आवाम को मौसम सरमा में, जिसका आने वाले दिनों के अंदर खमियाजा भुगतेंगे घरेलू सार्फिन भी और सनती सार्फिन भी। एक मरतबा फिर फर्नेस ऑयल लॉबी और पावर डिवीज़न के गठजोड़ के बाइस दिसंबर में जो मतलूबा LNG की हमने इंपोर्ट करना थी वो मज़ीद बढ़ने की बजाय उस वक्त जब ECC फैसला कर चुकी है कि हमने सब्सिडाइज रेट के ऊपर सनती सेक्टर को भी हमने गैस फराहम करनी है, हमने इजाफी LNG इंपोर्ट करनी थी, ऐसे मौके के ऊपर जो वजारत तवानाई के मातहत कंपनी पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने माजी में पाकिस्तान में सस्ती तरीन LNG ख़रीदारी के हवाले से जो एग्रीमेंट किए थे और उन्हीं मुआहिदों के तहत गनवर कंपनी से भी हम जो माहाना बुनियादों के ऊपर हम एक LNG का कार्गो ख़रीद रहे थे, वो कार्गो जो नवंबर में तो ख़रीदा गया लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर दिसंबर के महीने में जब हमें एक क्यूबिक
फुट की ज़रूरत है, वो अचानक PLL कंपनी को मजबूरन अब कैंसिल करना पड़ा है और ये कैंसिल हो चुका है। गनवर कंपनी को ये अब इख्तियार मिल गया है, वो रीशेड्यूल उसने कर लिया इस कार्गो की फरामी को कि अब इस LNG की आलमी मार्केट के अंदर वो किसी भी दाम के ऊपर किसी भी कंपनी को फरोख्त कर सकती है। वजह क्या बनी है? वजह यही बनी है कि पावर डिवीज़न की जानिब से जो वहाँ पर फर्नेस ऑयल लॉबी का असर और रसूख मौजूद था, उन्होंने वहाँ पर डिमांड रेज नहीं की। एक इस तरीक़ेकार के मुताबिक पावर डिवीज़न नॉर्दर्न गैस कंपनी को माहाना बुनियादों के ऊपर अपनी डिमांड रेज करता है कि पावर प्लांट्स के लिए उसे कितनी गैस चाहिए। तो वो जब नॉर्दर्न को गैस की डिमांड रेज नहीं की गई तो नॉर्दर्न ने वो डिमांड विड्रॉ कर ली पाकिस्तान LNG लिमिटेड कंपनी से, जिसके नतीजे में गनवर कंपनी का LNG का कार्गो जो दिसंबर में आना था वो मनसूख हो गया है, रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये कार्गो हमें अब दिसंबर में नहीं, जनवरी में नहीं, बल्कि हम जून में उनसे खरीदेंगे और इसका क्या इंपैक्ट होगा वो आगे चल के बताएंगे। अब इस इकदाम के नतीजे में जो हमने कैप्टिव पावर प्लांट्स को भी गैस देनी है, उसके साथ हमने सनती सेक्टर को भी गैस देनी है और हमने LNG को डोमेस्टिक सेक्टर को भी फराहम करना था, चूंकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर जो गैस की तलब बढ़नी है उसको मीट करने के लिए, शॉर्टफॉल को पंजाब में स्पेशली कंट्रोल रखने के लिए LNG की हमें ज़रूरत थी। ICC ने भी फैसला किया कि हमें इजाफी LNG दरामद करना होगी। इससे पहले हमने स्टोरी की थी कि जो फर्नेस ऑयल की लॉबी थी, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स जो RLNG के ऊपर चलने वाले सस्ते तरीन पावर प्लांट्स हैं उनकी पैदावारी सलाहियत को कम किया। फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स चलाए गए, 150 मिलियन डॉलर मालियत का फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया गया। बिलाखिर कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के गुज़श्ता इजलास में वजीर पेट्रोलियम डिवीज़न सरवर खान साहब की सरबराही में जब इजलास हुआ, उनके नोटिस में ये मामलात लाए गए। उन्होंने एक अच्छा काम किया कि उन्होंने कहा जी फौरी तौर के ऊपर फर्नेस ऑयल की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद करते हैं। लोकल रिफाइनरीज के पास फर्नेस ऑयल स्टॉक करने का जखीरा खत्म हो चुका है। सबसे पहले पावर सेक्टर के लिए लोकल रिफाइनरी से फर्नेस ऑयल खरीदा जाएगा, क्योंकि हमें अब महंगी LNG खरीद कर सनती सेक्टर को देना पड़ेगी, कैप्टिव पावर प्लांट्स को देना पड़ेगी, जिसके लिए पहले ही वजारत तवानाई की जानिब से वफाकी काबीना से यह सिफारिश की जा चुकी है कि उन्हें 25,000 रुपये सब्सिडी दें ताकि टेक्सटाइल सेक्टर को और जीरो रेटेड सेक्टर को यह सब्सिडी मुंतकिल की जा सके। तो हमें इजाफी सब्सिडी भी अदा करना पड़ेगी। लेकिन इस सारे मामले को सरवर खान साहब को, वजीर पेट्रोलियम डिवीज़न को आज के काबीना कमेटी की तवानाई के इजलास में टेकअप करना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने सस्ती तरीन गैस खरीदारी के रास्ते में रुकावट डाली, उस कार्गो को प्लान तरीके के साथ रीशेड्यूल करवाया, मनसूख करवाया और PLL कंपनी की जानिब से इसका जो मुआहिदा हुआ था इस गनवर कंपनी के साथ, उन्होंने निगोशिएशन की और बड़ा खतरा था कि हमें $20 मिलियन का जुर्माने का सामना करना पड़ सकता था। एग्रीमेंट के मुताबिक टेक और पे बेसिस के ऊपर आपने हर माह गनवर कंपनी से एक LNG का कार्गो खरीदना लाजिम है। अगर हम उसको हमारी उनके साथ मुज़ाकरात कामयाब ना होते कि हमारे पास डिमांड नहीं, आप हमें LNG का कार्गो फराहम ना करें, तो वो कंपनी इस बात की कानूनी तौर के ऊपर उसको ये इख्तियार हासिल था कि पाकिस्तान के ऊपर वो $20 मिलियन का जुर्माना आयद करे। जुर्माने से बच गए, लेकिन उसका कार्गो मनसूख होने का भारी खमियाजा कौमी खजाने को और अवाम को अदा करना पड़ेगा। ठीक भट्टी साहब, फजल तवाब कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं और इससे पहले ये मामला भी हमने अपने प्रोग्राम में बारहा उठाया। बलूचिस्तान के अंदर जो गोश्त मुलाजमीन हैं और करोड़ों रुपए ये तनख्वाह वसूल कर चुके हैं, अब भी कर रहे हैं सरकारी खजाने से। फजल तवाब, एक जानिब बलूचिस्तान का माली बहरान है, दूसरी जानिब ये गोश्त मुलाजमीन हैं। चंद साल पहले इन मुलाजमीन से मुताल्लिक तहकीकात के लिए कमेटियाँ कायम की गई थी, उनकी फाइंडिंग क्या थी और अभी तक ये गोश्त मुलाजमीन इनको रेगुलराइज या इनको ख़त्म क्यों नहीं किया जा सका? देखें, बाकी महकमे तो छोड़िए, बलूचिस्तान का जो महकमे तालीम है उसके साथ जो जुल्म और इंतहा की जो मिसालें अभी सामने आ रही है और करप्शन की जो कहानियां सामने आ रही है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही नाइंसाफियाँ हुई हैं पिछले 4-5 सालों में। बलूचिस्तान के महकमे तालीम में हज़ारों की तादाद में हमारे पास सबूत भी आ चुके हैं कि गोश्त मुलाजमीन जो है वो भर्ती किए गए हैं और माहाना करोड़ों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि वो सालाना जो है वो कितनी बनती होंगी और 4 से 5 साल हो गए हैं कि ये गोश्त मुलाजमीन जो है वो तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेटा के अलावा जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं, जाफराबाद, नसीराबाद, कच्ची, कोहलू, डेरा बुगटी, बारकान, मूसाखेल, पशीन, शेरानी और सिब्बी में हजारों की तादाद में मिलाया जाए तो बोगस जो गोश्त मुलाजमीन है उन्हें भर्ती किया गया है और तनख्वाहें वसूल की जा रही है। यहाँ पर ये भी बताऊं कि कुछ अजला इस तरह है कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुलाजमीन मौजूद है जो रिटायर हो चुके हैं और उनके बकायाजात जो है वो भी अदा किए गए हैं।
पेंशन भी अदा की गई हैं। उसके बाद उन्हीं सैकड़ों मुलाजमीन को दोबारा भर्ती किया गया है। दो तनख्वाहें, एक दोबारा भर्ती कर उसकी तनख्वाह और पेंशन की तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ऐसे मुलाजमीन भी हमने देखे हैं कि महकमे तालीम में कि एक मुलाजिम जो है वो चौकीदार भी है, जेवी टीचर भी है, एसएसटी टीचर भी है, हेड मास्टर भी है, बैक वक्त 4 तनख्वाहें ले रहे हैं। तकरीबन ये कोई 50,000 से लेकर कोई 1.25 लाख रुपए तक वो माहाना इस तनख्वाहों से मुस्तफीद हो रहा है। FIA की जानिब से भी कार्रवाई की गई है, मगर ताहाल उस तरह की कार्रवाई सामने नहीं आई है। FIA ने तहकीकात करके महकमे तालीम को रिपोर्ट दे दी है, मगर कार्रवाई सामने नहीं आई है। महकमे तालीम के जहां तक आला अफसरान की बात की जाए तो आला अफसरान, महकमे खजाना, AG ऑफिस, तमाम तर अफसरान की तमाम तर और जिले इंतजामिया, खसूसी जिले इंतजामिया, क्योंकि वहां पे डिप्टी कमिश्नर्स भी होते हैं तमाम तर सूरत-ए-हाल को मॉनिटर करने के लिए, उनकी मिली भगत से जो है एक ताकतवर माफिया है जो बलूचिस्तान के महकमे तालीम को जो है खोखला कर रहा है दिन ब दिन, मगर हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। माफिया को ख़त्म करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल साहब बलूचिस्तान में तालीम के फ़रोग के लिए कई बार उन्होंने अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया। क्या ये मामला उनके इल्म में नहीं लाया गया कि 4 साल से तहकीकाती कमेटी हतमी अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सकी हतमी तौर पर, और जो तहकीकाती कमेटी के अरकान के ऊपर हमले भी किए जाते हैं, तो क्या वज़ीर आला बलूचिस्तान इस मामले के अंदर कोई रोल प्ले करने को तैयार नहीं है? और किस तरीके के साथ फिर इन बोगस मुलाजमीन की निशानदही करके कोई कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, सिर्फ वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल नहीं बल्कि माजी की हुकूमत जो थी उन्होंने भी हमेशा यही दावा किया है कि महकमे तालीम और सेहत को अवलीन तरजीहात में रखा गया है। इसके लिए बजट ज्यादा रखा गया है क्योंकि बलूचिस्तान में तालीम की सूरत हाल जो है वो ज़बूहाली का शिकार है, सेहत की सूरत हाल ज़बूहाली का शिकार है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो ताकतवर माफिया, इस तरह की ताकतवर माफिया नहीं है। इस तरह की ताकतवर माफिया है जो भी हुकूमत आती है, जो भी वजीर आते हैं, उनके साथ कोई इस तरह का एक तरीकाकार बना लेते हैं कि वो भी चुप रहते हैं। मगर हमारे ऑफिस में, यहाँ पर 92 न्यूज के ऑफिस में कुछ महकमे तालीम के अफसरान आए, यहाँ पर उन्होंने हमें सबूत फराहम किए कि ये सबूत है। यहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन जो है वो ऐसे हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं, मगर उनका जो HR फॉर्म है, जो लोकल है, जो डोमिसाइल है, शनाख्ती कार्ड है, उनका रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो दूर दराज इलाके हैं, जैसे मैंने जाफराबाद, नसीराबाद, दीगर अजला का जिक्र किया, वहां पर DO अफसर होता है, उनकी अकाउंट में उन मुलाजमीन की जो टीचर होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, जो एयर मास्टर होते हैं, उनकी तनख्वाहें उनके अकाउंट में जाती हैं और आगे वो फॉरवर्ड करते हैं। मगर उन अफसरान ने ये कहा कि लिहाजा अब चूंकि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस हवाले सख्ती से पेश आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि महकमे तालीम को जो है ना, फजल थवाब, आपने अपडेट किया गोश्त मुलाजमीन से मुताल्लिक, लेकिन एक जानिब बलूचिस्तान का माली बहरान, दूसरी जानिब गोश्त मुलाजमीन को करोड़ों रुपए तनख्वाहों की अदायगी बहुत बड़ा मसला है। इस पर संजीदगी का इजहार करना होगा हुकूमत को, मुताल्लिका इदारों को। बड़ी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन एक और धचका, बारहा कुफर टूटा था, खुदा करके इनके मामलात कुछ सुधरे थे, लेकिन एक तजर्बा जिसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस था जिस शख्स का, उसको MD तैनात किया गया और 1 महीने बाद ही उसे भेज दिया गया। क्यों? फैसल, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है कि 2 नवंबर को एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल ऑफिसर वाजिद सवाती को MD, एक्टिंग MD यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन तैनात किया गया। उससे पहले काफ़ी डेडलॉक रहा यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की यूनियन, मुलाजमीन और हुकूमत के मबैन, चूँकि इससे पहले हुकूमत ने ये फैसला किया था कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की खरीदारी उनको रोक दिया गया था। बहुत से स्टोर्स बंद हो चुके थे, इन्वेंट्री ख़त्म हो गई थी। लेकिन फिर जब धरना हुआ, धरने के बाद मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद अल्टीमेटली दोबारा से हुकूमत ने इस बात का इरादा किया कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को
बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको दोबारा से इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, इसको बेहतरी की जानिब इसको ले जाया जाएगा। इस सिलसिले के अंदर वाजिद सवाती को अपॉइंट किया गया। तो ये वो वाहिद अफसर थे जिनका 20 साल का मुतलका एक्सपीरियंस था यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का। इससे पहले अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 10 सालों के दौरान कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी रेलेवेंट एक्सपीरियंस के हामिल शख्स को MD यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन तैनात किया गया हो। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत की बात करें तो 5 सालों के दौरान 10 MDs अपॉइंट हुए सिर्फ 5 सालों के दौरान, और वो भी ब्यूरोक्रेट से, DMG ग्रुप से वाबस्ता, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रुप से वाबस्ता ब्यूरोक्रेट्स को एडहॉक बुनियादों के ऊपर तैनात किया जाता रहा, जिसके नतीजे में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जो सालाना सेल थी वो 80 रुपए से कम होकर 40 से 30 रुपए तक पहुंची। सालाना खसारा, मुनाफा खत्म होकर सालाना खसारा 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्योंकि जब आप किसी इदारे का मुस्तकिल MD अपॉइंट नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है कि उस इदारे के अंदर बेहतरी हो सके। इस सारे खराबियों के नतीजे में सिर्फ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुतासिर ना हुआ, बल्कि सैकड़ों ऐसी कंपनियां, सैकड़ों छोटी फैक्ट्रियां जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को मुख्तलिफ अशिया फराहम करती थी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अरबों रुपए का उन कंपनियों को नादहिंदा हुआ, कई फैक्ट्रियां बंद हुई, मुलाजमीन बेरोजगार हुए, पूरा जो एक सेटअप था यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का तबाह होकर रह गया। वाजिद अली सवाती को जब चार्ज दिया गया तो उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर बेहतरी का सिलसिला शुरू किया। अगरचे कि हुकूमत की जानिब से ताहाल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को कोई इजाफी फंड रिलीज नहीं किए गए, ताहम उन्होंने यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऊपर इन्वेंट्री को बहाल करना शुरू किया। मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बातचीत करके, उनको कन्विंस करके, उनकी माजी की अदायगियों को क्लियर करने की कमिटमेंट देकर उनसे मजीद अशिया हासिल की कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ऊपर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर सिर्फ 1 माह गुजरने के बावजूद यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के 11वें MD को गुज़श्ता 5.5 सालों के दौरान ये 11वां MD है जिन्हें तब्दील कर दिया गया है। और लेकिन इस मरतबा उस MD को तब्दील किया गया जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस के हामिल थे। अब ये सारे मामले की हमने खोज लगाने की कोशिश की कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। जब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की खरीदारी के ऊपर बैन लगाया गया, डेडलॉक क्रिएट हुए, मुज़ाकरात का आगाज हुआ, तो उस वक्त भी एक साहब जिनका नाम जुल्फ़िकार अली खान था, वो वज़ारत सनअत व पैदावार में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की इंतजामिया यूनियन के साथ जो मुज़ाकरात होते थे वहाँ पर मौजूद थे। हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया था कि जुल्फ़िकार अली खान खिलाफ ज़ाब्ता एक प्राइवेट पोजीशन के अंदर किस तरीके के साथ निगोसिएशन कर सकते हैं। यूनियन ने इस मामले का बायकॉट किया और उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जुल्फ़िकार अली खान साहब आके इजलास की बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं और हमें कहा जाता है कि मुस्तकबिल के चेयरमैन होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई पोजीशन नहीं है। अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत की जानिब से उन्हें यूटिलिटी स्टोर्स के कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करके उन्हें चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली खान साहब कौन है? हमें कुछ उनकी एक वीडियो मसूल हुई है जो कि इस वक्त हम सिर्फ उनकी वीडियो के कुछ इक़्तिबास अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। वो वीडियो हम नहीं चला रहे, जिसके अंदर वो वाज़ेह तौर के ऊपर उन्होंने इस बात का तस्लीम करते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिडल ईस्ट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। गुज़श्ता 5 साल से उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर पार्टी के लिए बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी हैं। 1000 से ज़ायद उन्होंने मेंबर बनाए और उन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग की। यानी कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन जो अपने तारीखी तबाही से दोचार है, जिसको बहाल करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की कोशिश की जा रही है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो चेयरमैन है उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडल ईस्ट चैप्टर के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उन्होंने तस्लीम किया और जुल्फ़िकार अली खान साहब की अपॉइंटमेंट के बाद 2 नवंबर को वाजिद अली सवाती को MD अपॉइंट किया गया और 5 नवंबर को चेयरमैन का चार्ज दिया गया जुल्फ़िकार अली खान साहब को। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हालात ख़राबी होना शुरू हुई। ज़रा ये कहते हैं कि MD को उसके इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोका गया। चेयरमैन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन उसकी पॉलिसी मेकिंग तक रोल है, लेकिन जुल्फ़िकार अली खान के ऊपर ये मुबैना तौर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि अपनी पोजीशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारी वीडियो के अंदर जो हमें वीडियो एक मसूल हुई जिसके अंदर वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि जब उन्होंने ये पोजीशन होल्ड नहीं की थी उस वक्त के सेक्रेटरी सनअत व पैदावार इस यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की राह में कुछ रुकावटें डाल रहे थे, तो उन्होंने यूटिलिटी स्टोर मिनिस्ट्री ऑफ वज़ारत सनअत व पैदावार के सेक्रेटरी को तब्दील करवा दिया। ये उनका असर और रसूख है और उनकी बराह रास्त उनकी एक्सेस है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक, वजीर सनअत व पैदावार, मुशीर सनअत व पैदावार रज़ाक दाऊद साहब तक और पार्टी के दीगर ओहदेदारों तक। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जब उनका इतना असर और रसूख मौजूद है हुकूमत के अंदर, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को 1 माह के दौरान कोई फंड जारी नहीं हुए, सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद खराब हो रही है। और ये उसके साथ हमने इनका मौक़िफ़ हासिल किया जुल्फ़िकार अली खान का। उन्होंने तरदीद की कि वो उनकी पार्टी शौकत खानम को वो फंडिंग ज़रूर करते हैं,
पार्टी के साथ उनका कोई ओहदा मिडल ईस्ट के अंदर नहीं था, लेकिन हमारे पास ये सबूत मौजूद है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर है और उनके इख्तलाफात की वजह से वाजिद अली सवाती को हटा दिया गया। बट सब पार्टी के साथ वाबस्तगी अपनी जगह, लेकिन सवाल ये है कि उनका एक्सपीरियंस कितना है इतनी बड़ी कॉरपोरेशन को रन करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, सलाहियत क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है।